नमस्कार प्रणाम। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पे शुक्रवार को सुनवाई हुआ है। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होना है। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलीन कुमार कटील, बीवाई विजेंदर के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने एसबीआई और चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा सार्वजनिक करे। 21 मार्च को डेटा सामने आया। इसमें पता चला था कि 2018 से 2023 तक देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। ट्रेडिंग कंपनियों ने सबसे ज़्यादा 2955 करोड़ रुपये सियासी दलों को दिए थे। डेटा सार्वजनिक होने के बाद जुलाई 2024 में भी कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने बॉन्ड स्कीम को दोबारा लाने का संकेत दिया था। निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पे सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस बयान पे कहा था कि अब बीजेपी लोगों को और कितना लूटना चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पे चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते हुए उस वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पे अंकुश लगेगी। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है। इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर हुए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताए जाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पे हमला बोला है। चुनावी बॉन्ड घोटाले के आरोप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब कांग्रेस ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग किया है। विपक्षी दल ने समूची चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में
जांच कराने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धन उगाही के लिए 4 तरीके का इस्तेमाल किया गया। पहला प्रीपेड रिश्वत, दूसरा पोस्ट पेड रिश्वत और तीसरा छापे के बाद रिश्वत और फर्जी कंपनियों के जरिए। मीडिया ने पिछले 1 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां, नाम और किस्से पब्लिश किए हैं, जिसमें कई सारे तथ्य भी हैं। उन्हें स्टोरीज में बताया गया है कि कैसे किसी कंपनी, व्यक्ति ने कब और किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। कई मामले में पहले जांच एजेंसी ने छापे मारे और फिर उन कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया। ऐसा भी देखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद उन मामलों में जांच धीमी हो गई। हमने कई मामलों में यह भी देखा कि जिन कंपनियों का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में चौथा पहलू FIR दर्ज होने का है। किसी भी मामले में FIR दर्ज होने का एक प्रावधान होता है, जिसमें मामले की प्राथमिक जांच के आधार पर अदालत FIR दर्ज करने का आदेश देती है। इस FIR में भी वित्त मंत्री आरोपी नंबर 1 है और अन्य व्यक्ति भी संबंधित धाराओं के तहत मामले में आरोपी है। इस FIR में नाम के साथ आंकड़े भी दर्ज है, जिसमें कुल आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपये का है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया जा रहा था तो RBI के गवर्नर ने कहा था कि हम चिंतित हैं कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे का दुरुपयोग होने की संभावना है, विशेष रूप से सेल कंपनियों के उपयोग के माध्यम से। हमारा मानना है कि इसे किसी अन्य तरीके से, बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है, अन्यथा यह मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर जोखिम के साथ धोखाधड़ी को जन्म दे सकता है। ये बात RBI के गवर्नर ने लिखी थी, लेकिन सरकार ने उनकी इस चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंककर उन्हें हटा देती है। ये सब करने के बाद सरकार ने इस पर मनी बिल का टैग लगा दिया, क्योंकि सरकार जानती थी कि ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा। छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धोने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। इसलिए हम आशा करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को समन किया जाएगा, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी। उस जानकारी को लेकर हमने 4 रास्ते ढूंढ निकाले थे: चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, चंदा दो, हफ्ता वसूली यानी पोस्ट ट्रेड, फर्जी कंपनी। इन 4 रास्तों से बीजेपी ने 5.5 साल में 6,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का चंदा इकट्ठा किया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।